यदि पिछले सेक्शन में बताया गया सिलिकॉन एनर्जी नेक्सस 2030 की इकोनॉमी की फिजिकल भट्टी है, तो डेटा वो हाई ऑक्टेन प्रोपेलेंट है जो इसकी इंटेक में डाला जाता है। इंडस्ट्रियल एरा में किसी फैक्ट्री की वैल्यू उसके फिजिकल मटेरियल के थ्रूपुट से तय होती थी, जैसे कि टन्स ऑफ स्टील, बैरल्स ऑफ केमिकल्स या यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल्स। आज फैक्ट्री ऑफ द फ्यूचर फाउंडेशन मॉडल है और इसका थ्रूपुट इन्फॉर्मेशन है। हालांकि डेटा को सिर्फ इन्फॉर्मेशन समझना एक कैटेगरी एरर है, जिसे 20वीं सदी के कई इकोनॉमिस्ट्स ने बहुत देर होने तक ठीक नहीं किया। 2030 के दशक में हम डेटा को डिजिटल फुटप्रिंट नहीं बल्कि एक प्राइमरी कैपिटल एसेट के रूप में देखते हैं। ये कॉग्निटिव एरा का रॉ मटेरियल है, लेकिन इसमें एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है जो कोल या ऑयल में नहीं होती। ये यूज करने में नॉन ड्राइवलर्स है, लेकिन इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली कंपाउंड होती है। जहां एक बैरल ऑयल कंज्यूम होकर खत्म हो जाता है, वहीं एक हाई फिडेलिटी डेटा सेट को ट्रेनिंग रन के जरिए हजारों बार रिफाइन किया जा सकता है और हर इटरेशन से और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज्यादा ऑटोनॉमस और ज्यादा प्रॉफिटेबल इंटेलिजेंस मिलती है। एक्सट्रैक्शन पैराडाइम टेलीमेट्री से रिफाइंड इंटेलिजेंस तक। शुरुआती डिजिटल एज में डेटा को अक्सर एग्जॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, जो सर्च या सोशल मीडिया जैसी सर्विसेज का एक बाय प्रोडक्ट था। 2030 तक यह हायरार्की पूरी तरह पलट गई है। सर्विस खुद अक्सर एक लॉस लीडर होती है, जिसे खासतौर पर हाई एंट्रोपी बिहेवियरल या एनवायरमेंटल टेलीमेट्री के एक्सट्रैक्शन को आसान बनाने के लिए डिप्लॉय किया जाता है। इस बदलाव को समझने के लिए हमें रिसोर्स इकोनॉमिक्स का लेंस इस्तेमाल करना होगा। 19वीं सदी में ग्रेट गेम मिनरल राइट्स और शिपिंग लेन्स के लिए खेला जाता था। 2030 के दशक में स्ट्रगल डेटा राइट्स और कैप्चर सर्फेसेस के लिए है। मॉडर्न वेल्थ जनरेशन का प्रोसेस एक स्ट्रिक्ट एक्सट्रैक्टिव पाइपलाइन को फॉलो करता है। कैप्चर रियलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए सेंसर्स, इंटरफेसेस और स्मार्ट एनवायरमेंट्स का डिप्लॉयमेंट है। स्टैंडर्डाइजेशन, नॉइजी रियल वर्ल्ड सिग्नल्स को मशीन रीडेबल टोकन्स में क्लीन और लेबल करना है। रिफाइनमेंट, इन टोकन्स को न्यूरल आर्किटेक्चर में फीड करना है ताकि पैटर्न्स को पहचाना जा सके। कैपिटलाइजेशन, उन पैटर्न्स को प्रेडिक्टिव या जनरेटिव मॉडल्स में बदलना है जिन्हें बेचा जा सके, लीज पर दिया जा सके या लेबर को ऑटोमेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, ये एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई कंट्री डेटा को जनरेट करने और सबसे जरूरी बात उसे अपने सॉवरेन बॉर्डर्स के अंदर रिटेन करने में कितनी सक्षम है। द डेटा ट्रेड डेफिसिट सेंट्रल बैंक्स के लिए फिजिकल गुड्स के बैलेंस से भी ज्यादा चिंता का विषय बन गया है। जो देश रॉ डेटा एक्सपोर्ट करते हैं और फिनिश्ड एज आई सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, वे असल में रिसोर्स कर्ज के डिजिटल वर्जन में फंस गए हैं, जहां वे उस प्रॉस्पेरिटी के लिए फ्यूल प्रोवाइड करते हैं जिसके मालिक वे खुद नहीं हैं। द कंपाउंडिंग मल्टीप्लायर डेटा, नया ऑयल क्यों नहीं है। ये कॉमन कहावत कि डेटा इज द न्यू ऑयल पूरी तरह गलत है। ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जिसका रिटर्न कम होता जाता है। आप जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगला बैरल ढूंढना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसके उलट डेटा इंक्रीजिंग रिटर्न्स के नियमों के तहत काम करता है। 2030 की इकोनॉमी में हम डेटा इंटेलिजेंस फीडबैक लूप देखते हैं। एक कंपनी जिसके पास बेहतर डेटा सेट होता है, वो ज्यादा एक्यूरेट मॉडल बनाती है। ये मॉडल ज्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट करता है। वे यूजर्स और ज्यादा डेटा जनरेट करते हैं, जिससे मॉडल और रिफाइन होता है और एक ऐसा मोड बनता है जो सिर्फ चौड़ा ही नहीं होता बल्कि तेजी से गहरा भी होता जाता है। ये कंपाउंडिंग इकोनॉमिक मल्टीप्लायर है, एक सोने की खदान के उलट जो धीरे धीरे खाली हो जाती है। एक हाई क्वालिटी डेटा एसेट जितना ज्यादा इस्तेमाल होता है, उतना ही कीमती होता जाता है। इस वजह से कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2030 में किसी फर्म की बुक वैल्यू उसकी रियल एस्टेट या इन्वेंट्री से नहीं जुड़ी है, बल्कि उसकी प्रोप्राइटरी डेटा स्टोर्स की यूनिकनेस और डेंसिटी यानी यू और डी से जुड़ी है। 10 कर्मचारियों वाली एक स्टार्टअप जिसके पास रोबोटिक टैक्टाइल फीडबैक का हाई फिडेलिटी डेटा सेट है, वो 10,000 कर्मचारियों वाले उस पुराने मैन्युफैक्चरिंग जायंट से ज्यादा कीमती है जिसके पास कोई डिजिटल नर्वस सिस्टम नहीं है। केस स्टडी, बायोलॉजिस्टिक्स और ह्यूमन एज एसेट मॉडल। इस बदलाव को इसके सबसे पावरफुल रूप में देखने के लिए हम हेल्थ केयर सेक्टर को देखते हैं, खासतौर पर ग्लोबल कॉन्ग्लोमेरेट एथलगार्ड हेल्थ को। 2020 के दशक में एथलगार्ड एक ट्रेडिशनल मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर हुआ करती थी। 2030 तक ये बदलकर एक बायोलॉजिकल कैपिटल मैनेजर बन गई है। एथलगार्ड अब इंसुलिन पंप्स या कार्डियक मॉनिटर्स की बिक्री को अपना मुख्य रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं मानती है। इसके बजाय वो ये डिवाइसेस दुनिया भर के लाखों मरीजों को लागत पर या उससे भी कम कीमत पर देती है। इसमें पेंच कॉन्टिन्यूअस बायोलॉजिकल टेलीमेट्री यानी सीबीटी की ओनरशिप का है। इन लाखों लोगों की हर धड़कन, हर ग्लूकोज फ्लक्चुएशन, हर हार्मोनल स्पाइक और हर स्लीप साइकिल को रियल टाइम में एथलगार्ड के बायो सॉवरेन क्लस्टर्स में स्ट्रीम किया जाता है। ये प्राइमरी एक्सट्रैक्शन है, लेकिन असली कैपिटल वैल्यू रिफाइनमेंट में है। इस टेलीमेट्री को जिनोमिक डेटा और एनवायरमेंटल वेरिएबल्स के साथ क्रॉस रेफरेंस करके एथलगार्ड ने दुनिया का सबसे सटीक प्रेडिक्टिव हेल्थ ट्विन बनाया है। एथलगार्ड इस डेटा को बेचती नहीं है, वो तो एक बार का ट्रांजैक्शन होता सोचने का पुराना तरीका। इसके बजाय वे इसका इस्तेमाल प्रोप्राइटरी डायग्नोस्टिक मॉडल्स को ट्रेन करने में करते हैं, जिन्हें वे फिर इंश्योरेंस कंपनियों, सरकारों और हॉस्पिटल चेन्स को लीज पर देते हैं। उनकी पूंजी एक जीता जागता डेटाबेस है जो हर गुजरते सेकंड के साथ और स्मार्ट होता जा रहा है। जहां एक इंसान डॉक्टर 40 साल के करियर में अनुभव हासिल करता है, वही एथलगार्ड का मॉडल हर दिन 10,000 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस गेन करता है। इस मॉडल में मरीज अब सिर्फ एक कस्टमर नहीं है, बल्कि वे एक बायोलॉजिकल एसेट हैं। उनके जीवन की प्रक्रियाएं वो रॉ मटेरियल हैं जिसे एथलगार्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन पर ग्लोबल मोनोपोली बनाने के लिए रिफाइन करती है। ये डेटा एज कैपिटल का अंतिम रूप है, यानी मानव जीवन की लय का मुद्रीकरण। डेटा का विभाजन, ओपन कॉमन्स वर्सेस प्रोप्राइटरी फोर्ट्रेस।
2030 की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं में से एक कॉमोडिटाइज्ड डेटा और स्ट्रेटेजिक डेटा के बीच बढ़ती खाई है। एक समय पर यह माना जाता था कि इंटरनेट यानी ओपन वेब इतना डेटा देगा कि एआई रेवोल्यूशन को हमेशा के लिए पावर मिल सकेगी। हालांकि हम मॉडल कोलैप्स के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पब्लिक इंटरनेट का ज्यादातर हिस्सा अब एआई जनरेटेड कंटेंट से भर गया है। एक मॉडल के आउटपुट पर दूसरे मॉडल को ट्रेन करने से इंटेलिजेंस का स्तर गिरता है, जो कि डिजिटल रूप में इनब्रीडिंग जैसा है। इसका नतीजा यह है कि पब्लिक डेटा एक कम वैल्यू वाली कमोडिटी बन गया है। ये 2030 की इकोनॉमी की रेत की तरह है, यानी बहुत ज्यादा है, सस्ता है, लेकिन एक हाई परफॉर्मेंस इंजन बनाने के लिए काफी नहीं है। असली वैल्यू अब प्रोप्राइटरी मोड्स में चली गई है। ये वो डेटा सेट्स हैं जिन्हें वेब से स्क्रैप नहीं किया जा सकता। ये फिजिकल वर्ल्ड के इंटरेक्शन का नतीजा है, जैसे टैक्टाइल रोबोटिक्स डेटा जिसमें किसी रोबोट आर्म के सिलाई करने या सर्जरी करने के सटीक सेंसर रीडिंग शामिल है। इंडस्ट्रियल टेलीमेट्री जिसमें फ्यूजन रिएक्टर या हाई स्पीड रेल नेटवर्क के वाइब्रेशन और थर्मल पैटर्न की जानकारी होती है। और हाई फिडेलिटी ह्यूमन इंटरेक्शन जो किसी स्पेशलाइज्ड लीगल या साइंटिफिक टीम के अंदर होने वाली बारीक और नॉन पब्लिक बातचीत को दर्शाता है। इस वजह से एक डेटा अरिस्टोक्रेसी बन गई है। जिन कंपनियों ने मिड 2020s के दौरान इन मोड्स को सुरक्षित कर लिया था, उनके पास अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर लगभग पूरा एकाधिकार है। अगर आप एक कॉम्पिटिंग मेडिकल एआई बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ डेटा खरीद नहीं सकते, क्योंकि एथलगार्ड और उसके साथियों ने इसे आयरन क्लाड यूसेज एग्रीमेंट्स के पीछे लॉक कर दिया है। आप असल में एक ऐसी दुनिया में स्टील मिल शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं जहां हर आयरन माइन का मालिक एक ही व्यक्ति है। सिंथेटिक डेटा 2030s की अल्केमी। इन मोड से बचने के लिए बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि सिंथेटिक डेटा यानी वो डेटा जिसे कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटरों को ट्रेन करने के लिए जनरेट करते हैं, वो एक बड़ा इक्वलाइजर साबित होगा। थ्योरी में देखें तो अगर आप किसी वर्चुअल शहर में कार चलाने के 1 बिलियन घंटे सिमुलेट कर सकते हैं तो आपको असल में कार चलाने की जरूरत नहीं है। 2030 इकोनॉमी में सिंथेटिक डेटा हमारे समय की अल्केमी बन चुका है। ये उपयोगी है, लेकिन तभी जब आपके पास शुरुआत करने के लिए हाई क्वालिटी रियल वर्ल्ड डेटा का बेस मेटल हो। हमने पाया है कि सिंथेटिक डेटा एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, कि किसी चीज के रिप्लेसमेंट की तरह। एक फर्म जिसके पास दुनिया के रियल वर्ल्ड सर्जिकल डेटा का 1% है, वो सिंथेटिक जनरेशन का इस्तेमाल करके उस 1% को वर्चुअल 100% में बदल सकती है। लेकिन एक फर्म जिसके पास 0% रियल वर्ल्ड डेटा है, वो चाहे जितना सिंथेटिक डेटा जनरेट कर ले, फिर भी वो ऐसा मॉडल ही बनाएगी जो असली इंसान की बॉडी को छूते ही फेल हो जाएगा। यह ग्राउंडिंग प्रॉब्लम ये सुनिश्चित करती है कि ओरिजिनल प्राइमरी सोर्स डेटा के मालिक ही आर्थिक मूल्य के असली निर्णायक बने रहें। डेटा हार्वेस्ट की जियोपॉलिटिक्स। डेटा कैपिटल के इस कंसंट्रेशन ने इंटरनेशनल रिलेशंस के नियमों को पूरी तरह बदल दिया है। अब हम ग्लोबलिज्म के दौर में नहीं बल्कि डिजिटल मर्केंटिलिज्म के दौर में जी रहे हैं। 20वीं सदी में कोई राष्ट्र स्टील या अनाज पर टैरिफ लगाकर अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करता था। 2030 में राष्ट्र अपनी डेटा सॉवरेंटी की रक्षा करते हैं। यूरोपियन यूनियन के डेटा लोकलाइजेशन एक्ट और एशियन कंप्यूट डेटा शील्ड 21वीं सदी के ट्रेड बैरियर्स के बराबर हैं। ये कानून ये अनिवार्य करते हैं कि किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न होने वाला कोई भी डेटा वहीं रहना चाहिए और किसी भी तरह की रिफाइनिंग या ट्रेनिंग घरेलू सिलिकॉन पर ही होनी चाहिए। ये शुरुआती 2020 के डेटा कोलोनियलिज्म का सीधा जवाब है, जहां कुछ अमेरिकन और चाइनीज हाइपर स्कैलर्स ने दुनिया का बिहेवियरल डेटा मुफ्त में हासिल कर लिया था। आज डेटा को नेशनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में देखा जाता है। हम डेटा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्वैप्स का उदय देख रहे हैं। एक कंप्यूट पुअर राष्ट्र किसी कंप्यूट रिच राष्ट्र को अपनी नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड्स या इलेक्ट्रिक ग्रिड टेलीमेट्री का एक्सेस दे सकता है, बदले में कंप्यूट क्रेडिट्स या लोकलाइज सॉवरेन मॉडल के डिप्लॉयमेंट के लिए। ये 2030 के दशक की संधियां हैंजिटल और कई दशकों तक चलने वाले समझौते जो सीमाओं के पार इंटेलिजेंस के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। इन्फॉर्मेशन की फाइनेंशियलाइजेशन यानी डेटा को कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल करना। शायद सबसे बड़ा बदलाव डेटा को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल करना है। सेक्शन 4.1 में हमने कंप्यूट बैक्ड सिक्योरिटीज की चर्चा की थी। अब हम डेटा यील्ड बॉन्ड्स का उदय देख रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब किसी कॉर्पोरेशन के डेटा एक्रूअल रेट को देखते हैं, यानी वो गति जिस पर कंपनी यूनिक और हाई वैल्यू डेटा हासिल करती है। इसे क्रेडिट वर्थनेस के एक लीड इंडिकेटर के रूप में माना जाता है। हाई एक्रूअल रेट वाली कंपनी अपने डेटा स्टोर्स के बदले लोन ले सकती है। अगर किसी लॉजिस्टिक्स फर्म के पास दुनिया की 40% शिपिंग का प्रोप्राइटरी रूटिंग डेटा है तो वो डेटा जहाजों से ज्यादा स्टेबल कोलैटरल है। जहाज डूब सकते हैं, लेकिन सामान को कुशलता से भेजने की इंटेलिजेंस एक अमर संपत्ति है। इसकी वजह से डेटा एक्सचेंज का निर्माण हुआ है, जहां रिफाइंड डेटा टोकन्स को कमोडिटीज की तरह ट्रेड किया जाता है। हालांकि स्टॉक मार्केट से अलग ये एक्सचेंज अक्सर प्राइवेट और काफी रेगुलेटेड होते हैं। रॉ ओर यानी अनलेबल्ड डेटा तो सस्ता है, लेकिन एनरिच फ्यूल यानी एक्सपर्ट लेबल्ड हाई एंट्रोपी डेटा इतनी महंगी कीमतों पर ट्रेड होता है कि 20th सेंचुरी का कोई ट्रेडर भी हैरान रह जाए। ऑटोनॉमस एविएशन के लिए एक सिंगल मेगाबाइट हाई फिडेलिटी एज केस डेटा की कीमत 1 किलोग्राम सोने से भी ज्यादा हो सकती है। द लूमिंग डेटा पीक और द वैल्यू ऑफ स्केर्सिटी। जैसे जैसे हम 2030s में आगे बढ़ रहे हैं, हम उस स्थिति के करीब पहुंच रहे हैं जिसे इकोनॉमिस्ट्स पीक ह्यूमन डेटा कहते हैं। हमने अब तक लिखी गई लगभग हर किताब, हर रिकॉर्ड किए गए गाने और फिल्माई गई वीडियो की हर फ्रेम को डिजिटाइज कर लिया है। डिजिटल एरा के लो हैंगिंग फ्रूट को हार्वेस्ट किया जा चुका है। इसने एरा ऑफ स्केर्सिटी की शुरुआत की है। एक ऐसी इकोनॉमी में जहां इंटेलिजेंस ही प्राइमरी प्रोडक्ट है, वहां न्यू नॉलेज ही कॉम्पिटिटिव एज बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। यही वजह है कि हम सेंसरी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, यानी वो अरबों कैमरे, माइक्रोफोन्स और लीडार सेंसर्स जो हमारे शहरों के फिजिकल फैब्रिक में एम्बेड किए जा रहे हैं। हम अब सिर्फ दुनिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम इसे इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं।
हर फुटपाथ, हर फैक्ट्री फ्लोर और हर इंसान के दिल को कैपिटल के सोर्स में बदला जा रहा है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का दायरा अब फिजिकल वर्ल्ड तक फैल गया है, जिसे एक विशाल और लगातार डेटा जनरेट करने वाली मशीन के रूप में देखा जा रहा है। फ्रॉम एक्सट्रैक्शन टू मोनोपोलाइजेशन, डेटा का बाय प्रोडक्ट से कैपिटल में ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक डार्क परिणाम भी है। एक ऐसी दुनिया में जहां इकोनॉमी का रॉ मटेरियल प्रोप्राइटरी और कंपाउंडिंग है, वहां मार्केट की नेचुरल टेंडेंसी कंपटीशन की तरफ नहीं बल्कि एब्सोल्यूट कंसोलिडेशन की तरफ है। जब वेल्थ ऑफ नेशंस डेटा पे बनी होती है, तो जिस व्यक्ति के पास रियलिटी का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मैप होता है, वो असल में रियलिटी का मालिक हो जाता है। ये डेटा मोड को उसके लॉजिकल एक्सट्रीम तक ले जाना है। ये हमें रिसोर्स इकोनॉमिक्स के दायरे से मार्केट स्ट्रक्चर के दायरे में ले जाता है, खास तौर पर एक ऐसी नई तरह की पावर का उदय जो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेशन से परे है। कंप्यूट बैरन्स के पास इंजन होते हैं और डेटा लॉर्ड्स के पास फ्यूल होता है। लेकिन जब ये दो ताकतें मिल जाती हैं, तो वे एक ऐसी एंटिटी बनाती हैं जो सिर्फ मार्केट में हिस्सा नहीं लेती, बल्कि उसकी फिजिक्स को ही डिक्टेट करती है। ये हमें 2030 की इकोनॉमी की हमारी इन्वेस्टिगेशन के अगले स्टेज पर ले आता है। कॉम्पिटिटिव मार्केट से एक ऐसे नए डिजिटल फ्यूडलिज्म की तरफ शिफ्ट, जहां इंटेलिजेंस के फाउंडेशनल मॉडल्स अब सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं। यह हमें सीधे कॉग्निटिव एरा में इंस्टीट्यूशनल पावर की मैकेनिक्स पर ले जाता है। 4.3 रेंटियर इकोनॉमी, 2.0 फाउंडेशनल एआई मॉडल्स की मोनोपोलाइजेशन।